6 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वो किन से मिलकर। देखिए अभी अभी जो मैंने यहाँ पे व्याख्या में आपको समझा, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है और टीजीटी 2004 का यह है। तो हमने आपको बताया था संसद होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताया जो मैंने अभी वही सब दिया गया है। थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पूरा यहाँ से इसके बाहर प्रश्न ही नहीं आएगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है लेकिन अब उस पर विवाद है, उसको क्लियर नहीं किया गया है कि क्या ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, इस पर जैसे ही कोई निर्णय आता है आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल ये जो 3 पॉइंट हैं इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, सार्वभौमिक, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। संसद के सदस्यों के द्वारा नहीं, निर्वाचक मंडल के द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन और प्रत्येक स्टेट के जो होते हैं स्टेट के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य याद रखिएगा, सभी सदस्य नहीं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। देखिए फिर से वही प्रश्न पूछा है और यहाँ पे हम देखते हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पे देख लीजिए। और दिल्ली और पुदुचेरी भी आप याद रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, जो हमने आपको ऊपर बताया। भारत के राष्ट्रपति का जो भारत का राष्ट्रपति है निर्वाचित होता है, कैसे निर्वाचित होता है, संसद के द्वारा होता है, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा होता है, लोकसभा के द्वारा होता है, या संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो हमने कहा था संसद के द्वारा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, दिल्ली और पुदुचेरी के द्वारा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सबसे सही है और इसी को हम लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं। देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सुपर है यह प्रश्न। ठीक है, कौन कौन होते हैं, संसद के सभी सदस्य तो नहीं होते। ठीक है, सभी सदस्य तो नहीं होते, निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद और राज्य विधान परिषद का कोई जिक्र ही नहीं, ये भी गलत है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य सभी नहीं होते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यही चीज़ यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि अपने से पढ़ते तो ऐसे नज़र दौड़ा लेते, लेकिन हम बता रहे हैं तो आपकी निगाह वहाँ पे जाएगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। तो व्याख्या ऊपर कर चुके हैं, बस वही कितनी बार प्रश्न रिपीट हुआ है वही देख रहे हैं। देखिए फिर से यही प्रश्न आ गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कौन कौन करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य सही है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये तीनों हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित होना चाहिए, सभी नहीं होंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। ठीक है, अभी आपने इतना पढ़ लिया, ये लेते हैं ये लेते हैं और जाके लगा के चले आए ये लेते हैं, बट पूछा है कि नहीं लेता। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पहली बात तो राज्यसभा निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लोकसभा निर्वाचित सदस्य लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं लेकिन विधान परिषदों के नहीं होते। यही डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालते हैं। तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक संभालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करा
दिया जाना चाहिए। ऐसा नियम आपने ऊपर पढ़ा था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो अगला जो फैक्ट है कि अगर उपराष्ट्रपति का भी पद जो है खाली रहे, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली रहे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश उस पद पर रहता है। अगर उसका भी पद रिक्त हो जाए, ठीक है, उसका भी पद रिक्त हो जाए तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम, चलिए हम इसको अपने तरीके से बताते हैं, क्यों आपको परेशान करें। ये मान लीजिए ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है, ठीक है, ये मान लीजिए नहीं है, तब कौन होगा, तब उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। मान लीजिए कि ये भी बेचारे नहीं हैं, खाली है इनका भी पद, तब कौन होंगे, सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट। अगर ये भी नहीं होंगे तो कौन होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, कौन होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ जज जो होंगे वो होंगे। तो पहले तो राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति होगा, बाई चांस उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय। देखिए ये सब सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, ये जो न्यायाधीश होंगे, तो वरिष्ठ न्यायाधीश। इसको क्रम आपको याद रखिएगा, कहीं से भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, कुछ बहुत विशेष नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति, वही बात है भैया कि 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक चुनाव हो सकता है, 6 माह के अंदर रिक्त पद को भरा जाता है। वही घुमा फिरा के पूछ रहा है, कुछ दम नहीं है इस सवाल में, सब एकदम लट्टू प्रश्न था, ठीक है। अगला जो हम प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 1,50,000 नहीं है, इसमें संशोधन हुआ, 5 लाख हो गया है। कितना हो गया है, 5 लाख हो गया है। 2019-20 में कितना बढ़ा दिया गया है, 5 लाख बढ़ा दिया गया है। ये तो एकदम हलवा प्रश्न है, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जो हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है, राष्ट्रपति का हमने देखा कि 5 लाख था, राज्यपाल का 3.5 लाख, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000। तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 2,50,000, मतलब 2.5 लाख के लगभग। तो अब 2.5 लाख में कौन कौन है, हम इनको देख लेते हैं। 2.5 लाख में आपका सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा, भारत कैबिनेट सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और यहाँ पे अब इसमें देखिए पूछ लेगा किसका जो है 2.5 लाख नहीं है, किसका 2.5 लाख नहीं है, तो इसको आप इस दृष्टि से पढ़िएगा। और इसमें देखिए ये चीफ जस्टिस का 2,80,000, ठीक है, 3.5 लाख राज्यपाल को मिलता है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लेकिन यही उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाता है इसको 5 लाख मिलता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं पूछेगा तो हलवा लट्टू प्रश्न है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। अब थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न बना रहा है, पैटर्न बदल रहा है प्रश्न का, घुमा फिरा के स्टेटमेंट बनाएगा, कथन बनाएगा, कारण बना देगा, कथन कारण। तो ऐसे घुमाता है आपको कि वास्तव में आपने अच्छे से स्टडी की है कि बस आपने रट्टा मारा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 123 अनुच्छेद 123 ये क्या है, ये अध्यादेश से संबंधित है। किसके अध्यादेश से संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो देखिए ये अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिनके कारण तुरंत कार्रवाई अपेक्षित हो। अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना अपेक्षित हो। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पूछा है कि सही नहीं है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान
ही होती हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को पुनः समवेत करने पर उनके समक्ष रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यही जो तुरंत कार्रवाई हो ये नहीं होता है। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, चलिए देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए वही है कि संसद का विश्रांति काल, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसमें दिया है कि तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश। तो ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। 123 इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यादेश दिया है। तो फिर से देखिए इसको, संसद का सत्र अगर चालू नहीं हो तो, ऊपर हमने यही पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो सब वही चीज़ें हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, अगर संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर इसे अनुमोदित करना आवश्यक होता है। अब जो नया प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका कि संसद सत्र के प्रारंभ के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक होता है, अन्यथा यह प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने दिन तक प्रभावी रहता है, 6 सप्ताह तक प्रभावित रहता है। अगर अनुमोदित नहीं हुआ तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब राज्यपाल जारी करता है 213 के तहत। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति जो होता है वो 123 के तहत, अब इसको उलट दीजिए 213 कर दीजिए, ये राज्यपाल का हो जाएगा। मतलब ये राज्यपाल का और राष्ट्रपति की, ये स्टेट का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये केंद्र का हो जाएगा। केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, स्टेट में राज्यपाल होता है। तो 123 213। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा का अध्यक्ष कौन लगाता है, लोकसभा का अध्यक्ष लगाता है। महाभियोग का वर्णन जो है, हाँ, महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का संसद का कोई भी सदन लगाएगा। 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण कराएगा। ऐसे अन्वेषण स्वयं उपस्थित होने, अपना प्रतिनिधित्व करने। तो यही चीज़ें हैं। 61 आप याद रखिएगा, बाकी उतना जोड़ देने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो किसके द्वारा नहीं होती है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन नहीं करता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। बाकी प्रधानमंत्री का, राजदूत का, महान्यायवादी का, इन सब का राष्ट्रपति करता है। अभी इसका जो व्याख्या है इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, 66 के तहत वह निर्वाचित होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने शुरू में आपको बताया था, तो वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, अब देखिए अंतर क्या है, राष्ट्रपति का हमने देखा था उसमें भी निर्वाचक मंडल था, उपराष्ट्रपति में भी निर्वाचक मंडल होता है, लेकिन इसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। अब देखिए यहाँ विधानसभाओं के सदस्य यहाँ पे कट जा रहे हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और उसे कैसे हटाया जा सकता है, उसे भी जो है बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। 56 का के अनुसार यही सारी चीज़ें हैं, बहुत इसमें कुछ है नहीं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो सन्निहित राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होता है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई हैं। और उपराष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमत से हटाया जा सकता है। तो ये लोकसभा उसमें सहमति देता है, और संकल्प जो पारित करता है राज्यसभा करता है। बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, लेकिन आपको सूचना देनी होगी। कितने दिन, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। और अनुच्छेद
94 का ग क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर उसे हटाया जा सकता है। 124 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो वही बात है यहाँ पे। अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगला देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व पद छोड़ना चाहे तो किसे संबोधित करेगा? तो आपको पता है वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उसी को संबोधित करेगा। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता। क्यों संसद सदस्य नहीं होता? क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। अगर संसद सदस्य हो जाएगा तो पार्टी करने लगेगा, तो उसका क्या है, उसे देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखते हुए भी वह संसद का सदस्य नहीं होता। योग्यता उसमें होती है लेकिन होता नहीं। उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। ये सारी चीज़ें बहुत सरल हैं, आप पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देखते जाइए इसको। इस तरह कार्यपालिका के साथ विधायिका का भी एक अंग होता है। तो कार्यपालिका का अंग क्यों होता है? क्योंकि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। विधायिका का अंग क्यों होता है? क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। तो विधायिका और कानून जो कार्यपालिका है दोनों का जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है तो कानून निर्माण में उसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जा सकता है। सही बात है, पार्टी करने लगेगा, संसद का सदस्य बन जाएगा, तो निष्पक्ष रहने के लिए ही उसको संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। जिस दिन वह संसद का सदस्य होगा, किसी पार्टी या सदस्य होगा, उसके प्रति पक्षपात कर सकता है, इसलिए ऐसा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? हमने बताया था संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। व्याख्या आप ऊपर देख चुके हैं। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कब लगाया जा सकता है? कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। आपने कभी सुना है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगा है? नहीं, ये राज्यों में लगता है, ठीक है। जब भी शासन तंत्र विफल होता है तो राज्यों में लगता है। अनुच्छेद 356 का नाम आपने सुना ही होगा। अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, जब भी संवैधानिक तंत्र क्या होता है? विफल होता है। तो ऐसी दशा में राज्यों पर लगाया जाता है, लेकिन केंद्र पर किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति शासन लगे ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की बात कही गई है, ठीक है। 352 क्या है? 352 राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। अब ये राष्ट्रीय आपात क्या होता है? युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। आंतरिक विद्रोह नहीं, सशस्त्र विद्रोह की बात कही गई है। ये 3 आप याद रखिएगा। और 352 क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की बात करता है। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह। अब आपकी परीक्षा में 2021 में होगी, पैटर्न बदल रहा है, तो आपकी परीक्षा में क्या क्वेश्चन बनेगा? किस संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया गया है? यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 की आंतरिक अशांति के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो सशस्त्र विद्रोह का। तो ये किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। क्योंकि पावर किसके पास ज़्यादा है? संघ के पास ज़्यादा है। तो जब भी आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण का सिचुएशन बनता है तो फिर संघ का यहाँ पे दायित्व हो जाता है, केंद्र का यहाँ पे कर्तव्य हो जाता है कि वो राज्यों की जो है इससे रक्षा करे। 26 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है? अगर राष्ट्रपति चाहे कि जो कार्य हो रहे हैं उसकी मुझे सूचना मिले तो किसके तहत ले सकता है?
78(2) के तहत ले सकता है। टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें कुछ है नहीं, वही सारी चीज़ें दी गई हैं। 78 आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? हमने आपको बताया था 6 सप्ताह के भीतर। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 6 सप्ताह के भीतर, और 123 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको ध्यान से देखते हैं। यदि दोनों सदनों का सदन अलग अलग तिथि को सत्र में आते हैं तो समय की गणना बाद वाली तिथि से की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कहीं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, सर्वसम्मति से, नीलम संजीव रेड्डी। इनको निर्विवाद भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? निर्विवाद या सर्वसम्मति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नीलम संजीव रेड्डी, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र मतलब इनके जैसा भी कोई ऐसा नहीं जिनको निर्विवाद चुना गया हो। लेकिन इसके पहले जब 1977-78, ठीक है, इनका कार्य था, इसके पहले 1969 में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो हार गए थे। किससे हार गए थे? वीवी गिरी से हार गए थे। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, तो निर्विरोध या सर्वसम्मति बात एक ही है, नीलम संजीव रेड्डी। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा क्या संसद करती है? ना, संसद नहीं कर सकती, लोकसभा भी नहीं, और चुनाव आयुक्त भी नहीं, निर्वाचन आयुक्त भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। चाहे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद हो या उपराष्ट्रपति के संबंधित। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद को सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, कैसे? संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। इसको हम देखते हैं। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के आरोप संसद के द्वारा कोई भी सदन लगाएगा, दूसरा सदन उस आरोप को अन्वेषण करेगा या करवाएगा। अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए, तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है अनुच्छेद 11 के तहत। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, वापस करता है। तो यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? निलंबित निषेधाधिकार। 3 प्रकार के निषेधाधिकार होते हैं और 4 प्रकार के अमेरिका में होते हैं, दूसरे देशों में। तो निलंबन होता है, वीटो होता है, ठीक है, और एक होता है, ये जब हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 111 के तहत संसद के दोनों सदनों को विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। निलंबनकारी वीटो इसको कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये सब आप यहाँ पे देख लीजिए। निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल 324 में मिलता है। इसमें संसद शामिल होता है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचित अधीक्षण। तो ये सब देखिए, नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की अधिकतम अवधि आपको बताया गया है 7.5 माह। कितना हो सकती है? 7.5 माह। गलत दिया है, ये गलत दिया है। हमने आपको बार बार बताया 6 माह होती है। 6 माह में रिक्त पद को भर लिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है, या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह से अधिक नहीं रह सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि यहाँ पे 7.5 माह की हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे देखिए सही है, डी सही है। देखिए 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन करना आवश्यक होता है और इसकी अधिकतम अवधि होती है 7.5 माह की हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कहीं।
36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में सही नहीं है। तो संसद के संबंध में कौन सा अधिकार जो है सही नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा का विघटन करेगा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऊपर हमने आपको बताया है वही सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, उसमें बोलता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए, और दोनों सदनों के सत्रों के मध्य, ठीक है, 2 सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, हमने कहा सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि के समाप्त होने पर चुनाव का आदेश दे सकते हैं। तो क्या चुनाव का आदेश दे सकते हैं? ऐसा निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, चुनाव आयोग। संसद द्वारा पारित बिलों पर सहमति, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यहाँ पे है, यही सही है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सलाह देगा तब भंग कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित बिलों पर सहमति प्रदान करते हैं। संसद के संयुक्त सत्रों को संबोधित करते हैं, जबकि लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के आदेश निर्वाचन आयोग देता है, जो हमने ऊपर आपको बताया। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, ये सभी सही हैं। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बताया। निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन सा भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो समान है? तो क्या है? न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष। यही समान है भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है, मतलब दूसरी बार। तो कौन हुआ है? वीवी गिरी। दूसरी बार जब मतों का गणना हुआ तब ये जाके जीते थे। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका राष्ट्रपति का जो लेक्चर है समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उपराष्ट्रपति पर। जल्द ही आपको ये लेक्चर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।